Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Haldia Institute of Technology. Please subscribe to the channel and press the bell icon for getting continuous notification. Let's welcome Dr. Rashmi Singh, the Assistant Professor in the Department of Education at A.S. Khanna Girls Degree College and the Central University of Allahabad and author of the book Adolescent Girl, Her Concerns, Coping and Education. Welcome, ma'am. Welcome to Thank our you. program. And let me give you this added information, my dear students. She is also the chairperson of Women's Cell in her college and is an active speaker in the field. She has innumerable research publications in various reputed international journals and books. And to gain expertise in this field of e-learning, let me also give you this information. She has extensively attended various MOOCs programs, and today we will just be having a reflection of that profound knowledge of hers. So, ma'am, now the platform is yours. Please enlighten our students and gratify us. Over Thank to you you, so ma'am. much. Thank you so much, Dr. Priyanka. I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Rajiv Dubey sir, who has given me this opportunity to share my reflection on this very relevant topic to such a large audience and which are who are totally young generation, जिनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये Absolutely. टॉपिक, जिनके लिए बात करना। और सबसे पहले मैं और एक बहुत सारे क्वेरीज भी है इनका, बहुत सारे क्वेरीज भी है मैम। बिल्कुल बिल्कुल कोई होनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स जो 12th अपना पास करके इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन देके एक न्यू फाउंड वर्ल्ड उनको मिलना चाहिए था। इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी फर्स्ट ईयर, बहुत सारी एस्पिरेशंस होती है, बहुत सारी दिमाग में, मन में शंका होती है, एप्रीहेंशन होता है, खुशियाँ होती हैं, कुछ गोल होता है ज़िंदगी के लिए। लेकिन 2 साल से इस कोविड ने हमको ई लर्निंग में ढकेल दिया, यू कैन से। क्योंकि वर्ल्ड में और इंडिया में भी जो बढ़िया इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम कर रहे थे ई लर्निंग पे, पर हम लोग बहुत बहुत दूर थे उससे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से कोविड ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि ये जो एक न्यू फाउंड वर्ल्ड है, जो इतना सारा हमसे छूटा हुआ था, जो अनटच्ड था, जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, उसको हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। और आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि एट लीस्ट हमारी पढ़ाई लिखाई चल रही है, हम अपने रिलेटिव से टच में हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। वरना सबके पास मोबाइल था, जीमेल आईडी थी, पर कौन गूगल के जितने भी हमारे ये प्लेटफॉर्म्स उनको यूज करता था, कुछ नहीं करते थे हम लोग। और केवल कॉपी पर बात करते थे, ऑन पेपर बात होती थी, ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप क्लासरूम। तो और बहुत बढ़िया टॉपिक भी चुना है सर ने, और मैं रोज देखती हूँ आपका जो चल रहा है प्रोग्राम कि उसमें बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं आपसे। तो आप लोग इसको सुनिए और निश्चित रूप से डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो आई एम स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन विच इज ऑन ई लर्निंग प्रोसेस। एंड आई एम डॉक्टर रश्मि सिंह, जैसा कि मैम ने बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, एंड इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। सर स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। यस, तो सबसे पहले हम ई लर्निंग पे बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा पीछे बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे अचानक से ई लर्निंग में आ गए, या कुछ प्रोग्रेसिवली हुआ है, या हम कैसे पहुंचे। तो जब आप उसके पीछे बैकग्राउंड देखते हैं तो बात आती है एजुकेशन का कैसे इवोल्यूशन हुआ। एजुकेशन का इवोल्यूशन भी अगर आपने थोड़ा बहुत लिटरेचर देखा होगा तो 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और अब तो 5.0 की बात हो रही है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एजुकेशन जो है वो इन अकॉर्डेंस टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चेंज हुआ है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आती गई तो उसके सिंक में, उसके सिंक्रोनाइजेशन में आने के लिए एजुकेशन ने अपने आप को चेंज किया। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो वी हैव लेफ्ट बैकवर्ड, हम कहीं पीछे छूट जाते और हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। तो पहले हमको ये जानना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ वो कैसे, कहाँ से हम पहले से जो फर्स्ट रेवोल्यूशन था उससे लेकर आज किस दशा में पहुंचे हैं। तो ये फर्स्ट जो रेवोल्यूशन है 1.0 वो मैकेनाइजेशन का युग था, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, औद्योगिक क्रांति के नाम से आप इसको जानते हैं। कई जगह देखिए आपको ये 3.5 नहीं मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा, पर ये 3.5 भी मिला मुझे, तो मैंने इसको पिक कर लिया कि आप इसे जाने। फिर
जब हम 2.0 पे आए तो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, उसी तरह से उसी क्रम में एजुकेशन भी चेंज होती जा रही है। देन 3.0 में ऑटोमेशन, 3.5 में ग्लोबलाइजेशन, जो कि कहा जाता है क्या, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये वाला युग, लिबरलाइजेशन, जिसको LPG के नाम से जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देन डिजिटलाइजेशन जो कि चल रहा है, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की भी बात हो गई है। क्या है, पर्सनलाइजेशन हो जाएगा, आपको उसमें अपना कल्चर इनबिल्ड करना पड़ेगा, वैल्यू इनहेंसमेंट की बात की जाएगी। तो ये सब क्या होगा पर्सनलाइजेशन में। तो ये क्या क्रम है, 1 2 3 3.5 4 एंड 5, इट इज द प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एंड एजुकेशन मस्ट change itself in accordance to the evolution of industrial revolution. So next slide please, sir. Then it is evolution of education. इसमें 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 एंड 5.0 भी है, पर हम अभी एजुकेशन 4.0 तक ही स्टिक कर लेंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे एजुकेशन के ये लेवल्स तो हम पाएंगे कि अभी हम मोस्टली एजुकेशन 2.0 पे ही हैं, जबकि दुनिया में एजुकेशन 5.0 की भी बात हो रही है। तो एजुकेशन 1.0 क्या था, learners as receptacles of knowledge, and this is the condition where it is a teacher centered एजुकेशन सिस्टम। ओके, टीचर सेंटर पे होता था, टीचर के हिसाब से सारी कुछ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस सुनिश्चित की जाती थी, डिफाइन की जाती थी, डेफिनिट होती थी, और लर्नर पैसिव होता था, एक्टिव नहीं होता था, सिर्फ उसके ऊपर हम क्या करते थे, नॉलेज उसको ट्रांसमिट करते थे और वो नॉलेज को ग्रैस्प कर लेता था। देन आया एजुकेशन 2.0, यहाँ क्या हुआ, कोलैबोरेशन की बात होती है। कोलैबोरेशन की बात क्या हुई, विकीपीडिया में आप जानते हैं ना कि हम कुछ एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि हम सिर्फ रिसीवर एंड पे नहीं हुए बल्कि हम कुछ ट्रांसमिट करने के भी एंड पे हो गए, यानी कि आप उसमें कुछ एड ऑन भी कर सकते हैं। तो विकी आया, कोलैबोरेटिव हो गया, वेब टूल्स, विकीज, ब्लॉग्स, फिर प्रोजेक्ट एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात हुई, कोलैबोरेशन हुआ, सोशल नेटवर्किंग, एक्सेसिंग ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं कि हम अगर अपने आप को कंपेयर करें तो अभी हम एजुकेशन 2 पे ही हैं, एजुकेशन 2.0 पे ही हैं, अभी हम और उससे आगे कहीं बढ़कर गए नहीं। फिर एजुकेशन 3.0 पर जब हम आते हैं, यानी कि वो स्टेज जो आके निकल गई और अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं, वो क्या है कि लर्नर को क्या हो जाना चाहिए था, व्हाट शुड द लर्नर बिकम टू, लर्नर्स मस्ट बिहेव एज कनेक्टर्स, क्रिएटर्स एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट्स मीन्स कि each learner has construct his knowledge, his or her knowledge in accordance to his knowledge, his previous experience and his present instruction. Okay, और क्या क्या हो गया एजुकेशन 3.0 में, सोशल नेटवर्क्स फॉर कनेक्टिंग हो गया, एजुकेटर एज रिसोर्स गाइड हो गया, लर्नर्स एज टीचर्स। मतलब क्या कहा जाता है कि जो टीचिंग है वो 2 वे प्रोसेस है, अगर नहीं है तो होनी चाहिए, और टीचर को को लर्नर की तरह बिहेव करना चाहिए, लर्नर को टीचर की तरह बिहेव करना चाहिए, मतलब गिव एंड टेक होना चाहिए, कुछ आप हमसे सीखें, कुछ हम आपसे सीखें। देन एक्सेस टू एक्सपर्ट्स, द वेब बेस्ड करिकुलम, www. ठीक है, देन लर्नर एज कनेक्शन मेकर एंड ऑल। तो ये सब कुछ हम बहुत हद तक यहाँ तक अभी पहुंच रहे हैं, पहुंचना चाह रहे हैं, पहुंच नहीं भी पाए, और ये आके ऑन पेपर एजुकेशन 3.0 का युग बीत चुका है और एजुकेशन 4.0 चल रहा है। व्हाट इज एजुकेशन 4.0? एजुकेशन 4.0 अगर हम बताते तो एजुकेशन 4.0 पे ही एक लेक्चर हो सकता है, इसलिए मैं बस इन शॉर्ट इस पर कवर करके आना चाहूंगी वहां तक, ई लर्निंग की बात का जो रेलेवेंस है वहां तक। तो 1.0 क्या था, लेक्चर्स एंड मेमोराइजेशन का युग था, era of lectures and memorization. Then it become era of internet enabled learning, then become knowledge producing education, and now it will be innovative या innovation producing education. It must be innovation producing. इसीलिए बात की जा रही है स्टार्टअप्स की, इसीलिए बात की जा रही है एंटरप्रेन्योर्स की, कि क्यों भाई जॉब हम इतनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हिंदुस्तान में, बिकॉज देयर इज सो ह्यूज पॉपुलेशन वी हैव, तो इतनी हम वाइट कॉलर जॉब्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो व्हाई डोंट वी हैव कम अप विद सच आइडियाज सो दैट वी कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स and we can produce jobs by ourselves only, है ना। तो हम खुद क्यों नहीं कुछ आइडिया जनरेट करें, इनोवेशन, तो उसके लिए हमको एजुकेशन सिस्टम वैसी प्रोवाइड करनी चाहिए ना। और बल्कि देखिए इसका उल्टा होता है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है वो तो बहुत क्यूरियस होता है, उसके अंदर बहुत इंक्विजिटिव होती है, वो बहुत इंक्वायरी करता है, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, क्लास में आप कुछ पढ़ाइए और पूछिए किसी को मतलब कोई डाउट, तो ऐसा सन्नाटा छा जाएगा
बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, तो वो 2 ही कंडीशन में आ सकता है, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया हो और या आप सोचना समझना चाहते ही नहीं है। तो अक्सर बच्चे कुछ नहीं पूछते हैं और फिर हम लोग कहते हैं टाइम भी नहीं होता और हमें सिलेबस कवर करना होता है और हम कहते हैं ठीक है फिर इसको आप पढ़िएगा पूछिएगा और हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने ही हमारी क्यूरियोसिटी को कर्व कर दिया, बिकॉज टीचर इज इन सो मच हरी ऑल टाइम, और टीचर स्टूडेंट का रेशियो, मैं टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ, आई एम इटसेल्फ अ टीचर, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा बच्चे हैं क्लास में, स्टूडेंट टीचर रेशियो इतना स्क्यूड है कि हम चाह के भी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, 1-to-1 टीचिंग, ट्यूटरिंग नहीं कर सकते। फिर सेमेस्टर सिस्टम है, हमको जल्दी जल्दी सेमेस्टर में कोर्स कंप्लीट भी करना है, फिर हमको आपका एग्जामिनेशन लेना है, फिर हमको कोर्स कंप्लीट करना है, फिर एग्जामिनेशन लेना है। ऑल आर इन सो मच हरी, सब लोग दौड़ रहे हैं, इतनी तेजी से भाग रहे हैं, तो हम कुछ भी वो डेवलप नहीं कर पा रहे, वो स्किल नहीं दे पा रहे जो देना चाहिए था। इसीलिए जो निकल कर आ रहा है प्रोडक्ट, हमारा आउटकम जो मिल रहा है हमको, वो नॉन प्रोडक्टिव है। ओके, सो तो हम लैग बिहाइंड है, अभी हम पीछे हैं, अभी हमको वहां तक पहुंचना है। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड सर, प्लीज चेंज द स्लाइड। ओके, देन किससे बात की जा रही है? हु आर यू? आप लोगों को अगर नाम दिया जाए, एक टर्मिनोलॉजी दी जाए, तो आप क्या हैं? जो भी स्टूडेंट्स हैं आज की जनरेशन के, आप लोग जो 2000 प्लस बॉर्न हैं, वो उनको डिजिटल नेटिव्स की संज्ञा दी गई है। और ये टर्म बहुत बहुत अब तो पॉपुलर हो गया, और 2001 में मार्क प्रिंस्की ने ये टर्म दिया और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा डिजिटल नेटिव्स एंड डिजिटल इमाइग्रेंट्स पे, और उन्होंने वहां पर शो किया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि टीचर जो है वो इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, क्यों बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्यों उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, व्हाई दे आर सो indifferent to their teaching and learning processes। क्यों हुआ ऐसा कि जो डिजिटल नेटिव्स हैं वो उस युग में आए जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड युग था। जब पैदा हुए तो उनको मोबाइल, उन थोड़े दिनों में मोबाइल और ये सब उनको उसकी हैंडलिंग आ गई, और हम आधी अपनी उम्र बिता देने के बाद हम इस युग में आए जब हमने धीरे धीरे सीखा है। तो एक गैप है, एक डिजिटल गैप है, डिजिटल डिवाइड है, किसके बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट है वो तो डिजिटल नेटिव है। नेटिव का क्या मतलब? देशज है, मतलब उसी लोक काल में पैदा हुआ है। और जो इमाइग्रेंट यानी हम प्रवासी हैं, कहीं और से आए हैं और हमको अब इस युग में आना पड़ गया, जो अचानक से डिजिटल हो गई और सब कुछ डिजिटल हो गया, तो निश्चित रूप से एक डिवाइड है। फिर ये डिवाइड और भी ब्रॉडन हो जाता है जब हम डिजिटल जेंडर डिवाइड की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो फीमेल है हमारे देश में वो लैग बिहाइंड होती है अभी भी। मतलब निश्चित रूप से आपके कोर्स में होंगी लड़कियां, हम लोग भी लड़कियां यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी बाउंड्रीज को हमको क्रॉस करना पड़ता है। कोई भी चीज पहले हम तक नहीं पहुंचती है। इन जनरल होंगे घर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जहाँ पे लड़कियों को प्राथमिकता मिलती है, उनको लड़कों से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, बट स्टिल इट इज प्रिविलेंट इन अवर पैट्रियार्कल इंडियन सोसाइटी। ओके, तो ये है, तो आप हैं डिजिटल नेटिव्स, तो आपको अपनी, आप खास हैं, यूनिक हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी पॉपुलेशन से अलग है। बॉर्न क्या है आप लोग? those who are born after the widespread adoption of digital technology, है ना? जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत एकदम एडॉप्शन हो गया, सबने उसको अपना लिया, समझ लिया, तब आपका जन्म हुआ। देन क्या हुआ? यू आर एक्सपोज्ड टू टेक्नोलॉजी इन द अर्लियर ईयर्स, बहुत बचपन से जल्दी एज में आप टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिल गया आपको। फिर उससे क्या मिलता है आपको? ग्रेटर फेमिलियरिटी विद एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना? क्योंकि टेक्नोलॉजी की समझ, टेक्नोलॉजी से जान पहचान आपकी पहले हो गई हमसे, और आप उस पर ज्यादा समझ भी रखते हैं। और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे जेन टेक, पोस्ट मिलेनियल्स, जेन वाईफाई, जूमर्स एक्सेट्रा, है ना? तो ये एक स्पेशल टर्म है, आप एक स्पेशल वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग डिजिटल नेटिव्स हैं, सभी स्टूडेंट्स हमारे, आजकल ज्यादा पॉपुलेशन हमारी, और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन का नेशन है। हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, चाइना की भी बहुत ज्यादा है, पर चाइना की जो पॉपुलेशन है वहाँ यंगर नहीं ओल्डर पीपल ज्यादा है, बल्कि हमारे यहाँ यूथ ज्यादा है। तो हमको तो एकदम कर्व करना चाहिए, उनकी हार्नेस करना चाहिए उनके पोटेंशियल को, जिससे कि बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन हम कर सकें और अपनी सोसाइटी को, देश को ऊंचाई पर ले जा सकें। देन नेक्स्ट स्लाइड सर। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, कुछ खासियत है, कुछ विशिष्टता है आप में। क्या है? जो भी डिजिटल नेटिव्स होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं, मतलब कि कई काम एक साथ कर सकने में आपको महारत हासिल है, कर लेते हैं आप लोग। इंट्यूटिव हैं, इंट्यूटिव लर्नर्स हैं आप, और लेस लाइकली टू व्यू पीपल इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है ना, इंटरनेट ने हमको नहीं बताया कि कौन धर्म के आधार पे बटा हुआ है, जाति के आधार पर बटा हुआ है, वहां तो सब कुछ इक्वल है। अगर हमारे पास
डॉट की सुविधा आपके पास भी है तो आप भी वो हैं जो हम हैं, मतलब हम लोग एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हायरार्की में आप बिलीव नहीं करते जैसे कि ओल्डर जनरेशन करती है कि कौन ऊंची जाति का है कौन नीची जाति का है एंड सो। देन वैल्यू देते हैं आप किसको, स्पीड को, मतलब फास्ट होना चाहिए काम, धीरे 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 नहीं। अब इस पर एक बहुत अचानक से बात दिमाग में आ गई, आपसे शेयर कर लूं। पिछले लॉकडाउन में रामायण आना शुरू हुआ था, तो हम लोग ने तो बचपन में देखा था एंड वी आर इन, मतलब एकदम हम लोग एकदम खो गए उन ख्यालों में कि वाह रामायण आएगा, देखने को मिलेगा और अच्छा लगेगा, और नो डाउट अच्छा भी लगता था। लेकिन वो चूंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी और इतना स्लो वो चल रहा था कि मेरे जो किड्स हैं वो मतलब बोलते मम्मा ये इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा है, मतलब एक तो थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था। तो अब हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें लगता है कि इतनी देर में तो कई एपिसोड निकल जाएंगे जितनी देर में केवल एक कोई इमोशन वहां दिखाया जा रहा है। तो ये सिर्फ बात मुझे याद आ गई तो मैंने आपसे शेयर की। तो आप जो है वो स्पीड को वैल्यू देते हैं, देन वांट इमीडिएट फीडबैक। देखिए यहाँ से थोड़ा ई लर्निंग का हमको कनेक्शन मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, जैसे भी हम कोई ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। जैसे आपने इधर इस काल में बहुत सारी गूगल फॉर्म्स इस्तेमाल किए होंगे, क्विजेस की होंगी, तो जैसे ही हम क्विज को सबमिट करते हैं हमको व्यू स्कोर का ऑप्शन आ जाता है और हमको पता चल जाता है वाओ हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया या वी हैव परफॉर्म सो पुअरली। लेकिन जब हमारे समय में सालाना इम्तिहान होते थे, एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन होता था, तो क्या होता था, एक बार तो एग्जाम होता था, उसकी भी 2 महीने बाद रिजल्ट आता था, तो हमारा एकदम जो मोटिवेशन लेवल है या एस्पिरेशन लेवल है वो एकदम कहीं एकदम सो जाता था कि ठीक है जैसा भी हुआ होगा, खराब हुआ हो तो कौन सी बड़ी बात है, इस तरीके का, है ना। तो यहाँ पे जो है फीडबैक इमीडिएट मिलता है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में, और ये आपकी खासियत भी है डिजिटल नेटिव्स की, वो चाहते हैं कि उनको इमीडिएट फीडबैक मिले। तो इस पॉइंट को हम अपनी टीचिंग लर्निंग में इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे आपको इमीडिएट फीडबैक या रीइंफोर्समेंट हमें देना चाहिए। देन नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, हाफ लाइफ ऑफ नॉलेज। क्यों हम लर्न करें, क्या जरूरत ही है हमें लर्निंग की, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, लेकिन जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग तो, आप तो साइंस बैकग्राउंड के सब लोग हाफ लाइफ का कंसेप्ट जानते हैं ना, कि वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है और उतने समय में खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीके हो जाता है। तो ये नॉलेज के भी संदर्भ में ये बात आ गई है, और ये आज का कंसेप्ट नहीं, देखिए 1962 का कंसेप्ट है, बट इट इज सो अनपॉपुलर टिल नाउ, लेकिन अब इस पर बात की जाने लगी है। क्या? फ्रिट्ज मैकक्लब का कंसेप्ट है ये, 1962 में उन्होंने दिया। क्या बोलते हैं? हाउ मेनी बुक्स बिकम ऑब्सोलीट ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस ड्यूरेशन बिकम लेसर एंड इवन लेसर नाउ। मतलब किताबें जो लिखी गई वो कितनी जल्दी ऑब्सोलीट हो रही हैं, मतलब नॉलेज जो है वो कितनी जल्दी खत्म हो रही है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रह जा रहा है, वो रेलेवेंट नहीं रह जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमको अपडेटेड रहना होगा। अगर हम अपडेटेड नहीं रहेंगे तो हम वी आर गुड फॉर नथिंग, हमारा कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई वर्थ नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉलेज इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है ना, नॉलेज का वर्ल्ड है, यहाँ नॉलेज इज पावर है, मनी इज पावर नहीं है, नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास आइडिया है तब आप धनी है, आपके पास नॉलेज है तब आप शक्तिशाली हैं। देन amount of time it takes for the knowledge of skilled workers like you, engineers, to become obsolete after they leave education and join the workforce। देखिए अभी आप एंटर किए पढ़ाई में, तो पढ़ाई करेंगे आप, 4 साल आपकी पढ़ाई चलेगी, उसके बाद फिर आपकी पढ़ाई खत्म होगी, फिर आप तैयारी करेंगे अपने जॉब प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से, फिर आपकी जॉब लगेगी। तो ये कितना लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा, फर्स्ट ईयर से लेके जब तक आपकी जॉब लगती है। तो वो समय, नॉलेज इतनी जल्दी से तेजी हो रही है, वो डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, कि हम क्या हो जाएंगे, ऑब्सोलीट हो जाएंगे तब तक। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हम स्किल्ड रहें, अपडेटेड रहें, और हम इंक्यूजिटिव लर्नर थ्रू आउट अवर लाइफ बने रहें, तब तो हमारी वैल्यू है। वाई? बिकॉज नॉलेज इज हाफ लाइफ ऑफ नॉलेज का कंसेप्ट आ चुका है। नॉलेज बहुत जल्दी हमारी खराब होती जा रही, जो हमने पढ़ा है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्यों? इतनी जल्दी नई चीजें आ रही हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं, नई थियरीज आ रही हैं, तो वी हैव टू हैव अपडेटेड। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, लर्निंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है लर्निंग, है ना, तो लर्निंग क्या है आप बताएंगे। कोई कह सकता है कि इंटरेस्ट अगर हमारा है तब हम सीखते हैं, कोई कह सकता है कि पैशन अगर होता है तब हम सीखते हैं, कोई कह सकता है कि हमको मोटिवेशन होना चाहिए। अच्छा, मोटिवेशन भी 2 तरीके का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि हमारे अंदर कहीं मोटिवेशन है, यानी कि हमारे पास ज़ील है, हमारी एकदम चाहत है कि हम एकदम टॉप करें, हमें हमेशा फर्स्ट आए क्लास में, या हमारे जैसा कोई ना हो, हम एकदम सीखते रहें। और एक मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक, मतलब कि हमको पता हो कि जीत जाएंगे तो इतनी धनराशि मिलेगी ना, जैसे कि क्या केबीसी में चलता है,
एक वो मोटिवेशन है कि 10 करोड़ 7 करोड़ 1 करोड़ रुपए हम जीत सकते हैं। तो ये मोटिवेशन लेवल जो है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, तो बीइंग अ टीचर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इनकलकेट कर सकें। जैसे कि डिसिप्लिन का भी कंसेप्ट क्या है कि हमको ऐसा डिसिप्लिन चाहिए कि टीचर रहे या ना रहे, टीचर की एब्सेंस में भी अगर हम डिसिप्लिन बिहेवियर शो करते हैं मींस वी आर इंट्रिंसिकली डिसिप्लिन्ड। ओके, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये एक वर्ड क्लाउड बना है, तो इसमें जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या कहा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंपॉर्टेंस दी है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्नर बने, रिसर्च, नॉलेज, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, कुछ अलग सोचें, जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं ना, क्रिएटिव लर्नर एंड दिस एंड दैट। तो लर्निंग आप जानते हैं ये कॉमन टर्म है कि लर्निंग क्या होती है। देन हम आएंगे किस पे, जिस पर हम बात करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने इतना बैकग्राउंड तैयार किया। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, अभी तो लर्निंग हैबिट्स से चला। लर्निंग हैबिट्स ऑफ डिजिटल नेटिव्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली है, उसी से मिलता जुलता है क्या, शॉर्ट अटेंशन स्पैन ऑफ ओनली 6 to 8 मिनट्स, है ना। तो जैसे जैसे हम डिजिटल नेटिव्स हैं और डिजिटल इमाइग्रेंट्स में अगर आप कंपैरिजन करें, उसकी भी एक स्लाइड हो सकती थी कि उनका अटेंशन स्पैन ज्यादा है और इधर अटेंशन स्पैन कम है, यानी कि कम देर के लिए आपका अटेंशन हम सीख कर सकते हैं, फिर भटक जाता है। आई 6 से 8 मिनट में तो अभी तक आपका स्पैन खत्म हो गया होगा अटेंशन का, है ना। तो ऑडियो वीडियो भी आपके ऑफ हैं, तो आप मतलब पता नहीं क्या सोचने लगे होंगे, कुछ और आने लगा होगा दिमाग में, कुछ और चल रहा है, कुछ प्लानिंग है आज शाम की, आज कहीं की कहीं निकलना है, कहीं जाना है ना। क्यों? क्योंकि अटेंशन स्पैन कम है। तो बीइंग अ टीचर हमको क्या करना है, इस बात को ध्यान देना है कि आपका अटेंशन स्पैन चूंकि कम है, इसलिए हम छोटा मतलब इतने स्पैन के बाद कोई बात कर सकते हैं, बीच में कोई ब्रेक दे सकते हैं, बीच में कुछ और बात कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ताकि आपका अटेंशन बना रहे। देन प्रीफर शॉर्ट बाइट साइज कंटेंट, यानी बहुत लंबा हमको पीडीएफ फाइल अगर चली जाएगी इतनी लंबी, तो हम क्या कहेंगे, डाउनलोड ही नहीं हो रही है, अपलोड ही नहीं हो रही है, या इतना लंबा कौन पढ़ेगा। छोटा मैटर रहता है तो आप या कोई भी कोशिश करता है कि उसे पढ़ लें। देन लुक अप एंड एक्सेस कंटेंट डिफरेंटली, यहाँ पे इंडिविजुअल लर्नर का थोड़ा सा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंसेप्ट आ जाएगा कि कैसे हम कंटेंट को हर व्यक्ति, हर बंदा, हर इंडिविजुअल अपनी अपनी तरीके से हैंडल कर रहा है। देन प्रिफर रिच इंगेजिंग मल्टीमीडिया कंटेंट ना, हम कहते हैं ना सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ लर्निंग कहा जाता है, यानी कि अगर हम इस तरीके से आपको पढ़ाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी सेंसेस इन्वॉल्व हो, तो वो लर्निंग जो होती है वो रिटेंशन उसका ज्यादा है, वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा देर तक हम याद रख पाते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ देख रहे हैं या हम सिर्फ सुन रहे हैं। ओके, देन लव टू लर्न ऑन द गो, एनी टाइम एनीवेयर ऑन मोबाइल डिवाइसेस, यानी कि हम कभी भी कहीं भी पढ़ने वाली स्थिति में, हम लोगों के जमाने में, हमारे समय में ये नहीं था। हम जब प्रेफरेबली जा रहे हैं, कॉलेज पहुंच गए, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पहुंच गए, लाइब्रेरी में बैठे, तभी हम पढ़ सकते थे। बट अब आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का मतलब ही क्या है कि गतिशील, यानी कि हम मोबिलिटी है हमारे पास, हम किसी भी अवस्था में पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप पढ़ने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो। ओके, वरना मोबाइल में तो आप जानते हैं एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जो चीज उसमें सर्च करेंगे वो आपको बार बार वही निकाल कर देगा। अगर आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी सर्च करते हैं तो आपको वो इतना ज्यादा उसमें आता रहेगा कि आप मतलब बाध्य हो जाएंगे, यू आर हैव फोर्स्ड टू सी एंड वॉच दिस एंड दैट एवरी टाइम। तो हमको क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, हम उसको अपने ऊपर क्यों हावी होने देते हैं, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हावी होना चाहिए। मतलब आप वही सर्च कीजिए जो आपकी पढ़ाई लिखाई से जरूरी है अभी, क्योंकि अभी अभी आप एक न्यू एकेडमिक वर्ल्ड में एंट्री हुई है आपकी, तो पढ़ना लिखना इस वक्त ज्यादा जरूरी है, बाकी कामों के लिए तो बहुत पूरी जिंदगी है अभी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो एक और कंसेप्ट लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स की क्यों जरूरत है, क्योंकि बीइंग अ टीचर हमको पता होना चाहिए कि लर्निंग स्टाइल्स क्या होती है, और बीइंग अ लर्नर आपको भी पता होना चाहिए कि ये भी कोई कंसेप्ट होता है। क्या है, कुछ लर्नर जो होते हैं उनकी लर्निंग स्टाइल होती है विजुअल। विजुअल का मतलब you prefer to use pictures, diagrams, images and spatial understanding to help you learn। मतलब कि इस तरीके के लर्नर को अगर हम पिक्चर, डायग्राम, चार्ट, ग्राफ के थ्रू समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो he or she will be learn better। Then म्यूजिकल या ऑडिटरी भी हो सकती है लर्निंग स्टाइल। इसमें क्या होगा कि you prefer using sounds और music और even rhythms to help you learn, है ना, यानी कि हमको साउंड के साथ और म्यूजिक के साथ अगर पढ़ाने को मिले, पढ़ने को मिले, तो हम बेहतर सीखते हैं। देन फिजिकल और काइनेस्थेटिक, इसमें क्या होता है कि वी हैव टू लर्न हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी कि कोई भी काम में जब तक हम करेंगे नहीं, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट है यहाँ पे, तब तक हम अच्छे से नहीं सीखते हैं। देन इधर चलते हैं, ये कॉम्बिनेशन वाला बाद में लेंगे। वर्बल क्या है
कि हम बातचीत, यानी कि कोई लेक्चर देता है तो हम लेक्चर में हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमको पढ़ा हुआ मटेरियल, लिखा हुआ मटेरियल पढ़ने में मजा नहीं आती, तब हमको नहीं पढ़ने में मजा आता है। देन लॉजिकल मैथमेटिकल लर्निंग स्टाइल क्या हो सकती है कि वी लव टू प्ले विद नंबर्स। में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम लैंग्वेज में खराब हैं, हम सोशल खराब हैं। लर्निंग स्टाइल क्या है, वो क्या है, लॉजिकल या मैथमेटिकल है। देन सोशल, तो सोशल लर्निंग स्टाइल का मतलब कि वी लव टू लर्न इन ग्रुप्स, जैसे कि हमको प्रोजेक्ट मिलता है और हम स्टूडेंट सब साथ में बैठकर करते थे, या पीयर लर्निंग का कंसेप्ट है, तब तो सोशल। लेकिन सॉलिटरी उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि हम ग्रुप में नहीं सीख सकते। ग्रुप में हमको क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वी लव टू लर्न इन सॉलिटरी प्लेस, इन वैक्यूम, मतलब एकदम अकेले में हमको बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम कोई एक लर्निंग स्टाइल कैरी नहीं करते ना, हम विजुअल और वर्बल का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या हम म्यूजिकल फिजिकल का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या हम इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन का भी एक अलग लर्निंग स्टाइल है। तो बीइंग अ टीचर एंड बीइंग लर्नर टू, वी हैव टू नो एंड अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, मल्टी मॉडल लर्निंग। तो अब कंसेप्ट किसका आ गया है, मल्टी मॉडल लर्निंग का। मतलब ये कहा जा रहा है, रिसर्चर्स ने ये प्रूफ भी किया है कि लर्निंग स्टाइल वैसे बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत बहुत कॉमन बज़वर्ड की तरह यूज होता है, बहुत इसको यूज किया जाता है, इस पर रिलाई करते हैं। लेकिन रिसर्चर्स ने ये प्रूफ किया है कि देयर इज नो सच एविडेंस दैट दिस कंसेप्ट एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विजुअल होता है, कोई वर्बल होता है, इसका कोई रिसर्च एविडेंस नहीं है। तो हम क्या करें कि मल्टी मोड में आपको पढ़ाएं, यानी कि वही जो कॉम्बिनेशन की बात हुई थी, आपको विजुअल भी दे दें, आपको हम लेक्चर भी दे दें, यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर दें, फिर हम आपको फाइल भी दे दें, हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर दें, हम कोई आपसे प्रोजेक्ट वर्क भी करा लें जिससे कि सोशल लर्निंग भी हो जाए, हम कोई काम आपको मतलब सॉलिटरी करने को भी दे दें जो सिर्फ आप अकेले करेंगे, फिर हमारी जो भी चल रही है क्लास उसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी हो, तो हमारा लर्निंग बाय डूइंग भी हो जाएगा। मींस बीइंग अ टीचर वी हैव टू प्रोवाइड प्लूरलिस्टिक टीचिंग टू यू, एंड बीइंग अ लर्नर यू हैव टू हैव मल्टी मोडल लर्नर। तो आप मल्टी मोडल लर्नर होंगे तो बेहतर सीख पाएंगे। देन नेक्स्ट, ई लर्निंग। अब आई बात ई लर्निंग की। क्या है ई लर्निंग? लर्निंग तो हम लोग ने जान लेना इतना सब कुछ लर्निंग के बारे में, व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग स्टाइल, व्हाट इज मल्टी मोडल लर्निंग एंड दिस एंड दैट, डिजिटल नेटिव्स एंड ऑल। अब ई लर्निंग, ई का क्या मतलब है? ईमेल, ई लर्निंग, सब कुछ ई हो गया, सबके पहले ई आ गया, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ही हमने लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू किया, उसके साथ किया, उसके द्वारा किया, तो ये लर्निंग क्या हो गई? ई लर्निंग हो गई। और अब इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है ऑनलाइन लर्निंग से, पर ऑनलाइन और ई में ऑनलाइन लर्निंग और कंप्यूटर लर्निंग में थोड़ा अंतर भी है। क्या कि कंप्यूटर लर्निंग में हम सिर्फ कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं भी हो सकता है वहाँ। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग क्या है, उसमें इंटरनेट की प्रेजेंस जरूरी है। तो चूंकि अब हर किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी है, इसलिए हम इसको जनरली ऑनलाइन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सब एक साथ यूज कर लेते हैं। फिर लर्निंग दैट इज इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक की अगर मदद ले रहे हैं, किसी गैजेट की मदद ले रहे हैं, तो वो हमारी सारी लर्निंग ई लर्निंग हो जाएगी। टिपिकली कंडक्टेड ऑन द इंटरनेट। क्यों? क्योंकि आजकल तो हर चीज इंटरनेट है, इंटरनेट के बिना तो कुछ भी नहीं है। देन लर्नर्स कैन लर्न एट एनी टाइम, एनीवेयर एंड एट एनी पेस। और ये एनी प्लेस भी हो सकता है, खैर वो एनीवेयर से मिल जाएगा। अच्छा, आपने इसी में एक बात बताना चाहते हैं आपको, मूक्स का नाम सुना होगा ना, बहुत पॉपुलर है आजकल, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आपने बहुत सारे किए भी हो शायद, या अभी आप 12 पास करके आए हैं, हो सकते हैं नहीं भी किए हो, करेंगे भविष्य में। तो जो मूक्स हैं वो भी इसी पे काम करते हैं। 3 A's, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी वन, एनी पेस। मतलब किसी भी गति से सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, कहीं भी सीख सकता है, बस हमको क्या होना चाहिए? इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए हमारे साथ, इंटरनेट फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। टाइप्स। अगर हम बात करें ई लर्निंग के टाइप्स की, तो बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, जैसे कि CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, है ना। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इसकी तो नाम में ही इसका अर्थ हमको समझ में आ रहा है, इसकी डेफिनेशन समझ में आ रही है कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज असिस्टेड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड एज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, है ना। कि हम आपको सिर्फ बोलकर बता रहे हैं, हमने आपको लिखकर कहीं से दे दिया, या हमने आपको इवन हमने आपको अगर ईमेल के थ्रू कुछ भेज दिया, तो वो भी क्या है? CAI। क्यों? क्योंकि हमने कंप्यूटर की उसमें मदद ली है। देन सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग, ये अगर आप जनरली देखते हैं तो कभी कभी आपको यही दो टाइप्स मिल जाते हैं। कौन सा? सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, यही सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है।
सिंक्रोनस का क्या मतलब है? जैसे हम और आप अभी जुड़े हुए हैं, है ना, जितने भी आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसेस प्लेटफॉर्म है वो सभी सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग को फॉलो करते हैं। जैसे कि इसमें क्या जरूरी है कि जब मैं ऑनलाइन हूँ, यानी कि जब टीचर ऑनलाइन है तभी स्टूडेंट भी ऑनलाइन होगा, सेम टाइम को उनको ऑनलाइन आना है, बस दूरी किस चीज की है? प्लेस की। आप कहीं और बैठे हैं, मैं कहीं और बैठी हूँ, लेकिन हम जुड़े एक समय, इसलिए ये सिंक्रोनस हो गया। और यही एसिंक्रोनस भी हो सकता है। कई बच्चे हो सकता है ज्वाइन ना कर पाए हों, कई लोग जो गूगल मीट में नहीं जुड़ पाए वो यूट्यूब में देखेंगे, तो यूट्यूब में तो आप कभी भी देख सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एसिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग की तरह से इसको देखेंगे, मतलब कि वो भी ऑनलाइन आएंगे, लेकिन तब जब मैं ऑफलाइन हो जाऊंगी या टीचर ऑफलाइन हो जाएगा, है ना। बाकी बच्चे भी आगे पीछे देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो एसिंक्रोनस में ये फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट है, ये बहुत बढ़िया है इसका, कि एनी पेस, हमको जब सुविधा होगी, हमारे पास जब मोबाइल उपलब्ध होगा, हमको जब अच्छा बढ़िया इंटरनेट हमारे कनेक्शन रहेगा फोन में, लेकिन एसिंक्रोनस में आप रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं कर सकते, ये उसके संग फ्लॉ है। और क्या है कि आप ग्रुप्स के संग नहीं आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप रियल टाइम आपको फीडबैक नहीं मिल सकता है, लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा लाभ है। देन एडेप्टिव ई लर्निंग। ई लर्निंग आई इसलिए कि आप एडेप्टिव बना सकें, यानी कि जब हर आदमी अपने पेस से सीख रहा है, इंडिविजुअल अपने पेस का क्या मतलब है, अपनी गति से। जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं ना कि वो आपको स्पीड बढ़ाने घटाने का ऑप्शन देता है, कि कई बार हमको लगता है कि कोई बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, इतनी देर में तो हम उसको 2 बार सुन लेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। या अगर आपको लग रहा है कि बोलने वाला बहुत ही तेजी से बोल रहा है, तो आप उसको धीरे सुनना चाहते हैं, आप उसकी स्पीड घटा सकते हैं। तो ये जो है वो रियल ट्रेडिशनल क्लासरूम में चॉक एंड टॉक मेथड में हमको ये सुविधा नहीं थी। तो ये जो आया वो एडेप्टिव ई लर्निंग हो गया। फिर इंटरैक्टिव ई लर्निंग। अब देखिए, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे, या आप देखते होंगे हमारे जितने एलएमएसएस होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, उसमें डिस्कशन फोरम होता है। डिस्कशन फोरम का मतलब कि किसी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे क्लास में डिस्कशन हम लोग कर लेते थे, वो सब कुछ हमसे छूट गया इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो कुछ उसका हमको सब्सटीट्यूट चाहिए ना, तो उसका सब्सटीट्यूट क्या है, डिस्कशन फोरम। यानी कि आप कुछ उसमें क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हो सकता है कि वो किसी और का क्वेश्चन हो, उसका आंसर मिले तो किसी और को आंसर मिल जाए। तो ये इस तरीके का अगर हम इंटरैक्शन सीख करते हैं ई लर्निंग के थ्रू, तो ये इंटरैक्टिव ई लर्निंग हो गया। देन कोलैबोरेटिव ई लर्निंग। इंटरैक्शन और कोलैबोरेशन इज मोर और लेस सेम। तो ये कुछ खास टाइप्स हैं किसके, ई लर्निंग के। देन नेक्स्ट स्लाइड सर। एडवांटेजेस, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं ई लर्निंग में। ई लर्निंग ने हमको वो सब कुछ दे दिया जो हमारे लिए ख्वाब था, जो मिरेकल था। आप घर बैठ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स कर सकते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुन सकते हैं, जो कभी हम नहीं सुन सकते थे बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एवरीथिंग। लेकिन आप सब कुछ हमको अवेलेबल करा दिया इस ऑनलाइन वर्ल्ड ने। सबसे बड़ी बात तो ये सेल्फ पेस्ड है, जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट अपनी गति से सीखेगा, तभी तो हम इंडिविजुअल डिफरेंस को रेस्पेक्ट कर पाएंगे ना। लेकिन हम क्लासरूम में क्या करते हैं, क्लासरूम में जो एक नॉर्मल टीचर होता है वो सिर्फ मीडियोकर या एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाता है, ना एबव एवरेज वाले उससे बेनिफिट ले पाते हैं और ना ही बिलो एवरेज वाले। क्यों? क्योंकि बिलो एवरेज वाले को लगता है कि टीचर की गति फास्ट है, और एबव एवरेज वाले को लगता है कि टीचर क्या वही रिपीटेटिव बता रहा है बार बार, ये सब तो हम जानते हैं, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें। तो जनरली इन इंडियन क्लासरूम्स हम लोग, वी टीचर्स केटर टू ओनली एवरेज स्टूडेंट्स। वहां पे हम सेल्फ पेस्ड का कंसेप्ट नहीं ला सकते, लेकिन हमको ई लर्निंग ने ये कंसेप्ट दे दिया। आप कई कोर्सेज कर लीजिए, आप एक बहुत जल्दी कर लेते हैं, 4 वीक का कोर्स है, उसको 4 दिन में भी किया जा सकता है। बस आप करते जाइए, उसका मॉड्यूल आया, उसका आपने क्वेश्चन किया, आपने सबमिट किया, फिर क्वेश्चन किया, सबमिट किया, और जैसे ही आप सबमिशन करते हैं, तुरंत विद इन दिस सेकेंड आपके मेल पे वो सर्टिफिकेट आ जाता है। एंड दिस इज सो मच प्लेजर इट गिव्स। मतलब बिल्कुल ये नहीं कि अब हमको बार बार पूछना है कि सर्टिफिकेट कब आएगा, सर्टिफिकेट कब आएगा। आप कुछ लोग हैं 4 वीक का है, नहीं कर पाते हैं, तो वो बीच में उसको एक्सटेंशन का भी वो ऑप्शन देते हैं। तो सेल्फ बेस्ड है। देन स्टूडेंट सेंटर्ड है ना। आपने जैसे कहा ना कि एजुकेशन 1.0 टीचर सेंटर्ड था, लेकिन जैसे ही साइकोलॉजी आई, एजुकेशनल साइकोलॉजी आई, उसने क्या कहा कि स्टूडेंट को आपको सेंटर में रख के सब कुछ करना है। सारा करिकुलम, सिलेबस, टीचिंग, लर्निंग स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से बनेगी। यू आर एट द सेंटर प्लेस। तो स्टूडेंट सेंटर्ड है ई लर्निंग। कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए अभी मैं कहाँ पे हो रहा है आपका, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये लेक्चर आपके स्टूडेंट सुन रहे हैं। अगर मुझे जाना होता वहां तक,
तो मैं पहली बात तो जा ही नहीं पाती, और जाती तो टीएडीए का प्रोविजन होता तो वो खर्चा, या मैं अपनी तरफ से खर्चा लगा के जाती तो वो खर्चा, समय का खर्चा, एवरीथिंग। और अभी मैं अपने वर्क प्लेस पे हूँ, आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, होम पे हैं, घर में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं भी हैं, हम सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करके हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो ही, इससे बढ़िया कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो हमें कहीं मिल ही नहीं सकती थी। देन इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, हमने देखिए लर्निंग स्टाइल्स की बात कर ली है, तो विजुअल भी है, ये मैटर, ये पीपीटी आपके ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा, तो आपको वो विजुअल भी मिल जाएगा, आप वर्बली भी सुन रहे हैं, यूट्यूब में है तो आप उसको उस हिसाब से भी सुन लेंगे। देन कस्टमाइजेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट को कस्टम कर दिया गया है, टेलर मेड है, आपके हिसाब से है। देन कैन सॉल्व टीचर स्कैर्सिटी, है ना, एक टीचर कई जगह पढ़ा सकता है, ये लेक्चर कई जगह अपलोड हो सकता है, कई जगह कई लोग सुन सकते हैं। कोई बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया, जो वैसे ऑफलाइन मोड में नहीं संभव था कि वो हर दिन ट्रेवल कर करके कई जगह पढ़ाए, पर उसका लेक्चर है वो कोई भी सुन सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जैसे आजकल सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में चला गया, नहीं तो पहले क्या था, प्रिंट आउट पे प्रिंट आउट, प्रिंट आउट पे प्रिंट आउट निकलते थे, कितना सारा पेपर का वेस्टेज होता था। और हम अपनी गाड़ी से नहीं गए, आप अपनी गाड़ी से नहीं आए, तो हम लोगों ने इन्वायरमेंट को भी नहीं पॉल्यूट किया, एयर पॉल्यूशन भी नहीं हुआ, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। एंड टाइम इफिशिएंट, जैसे मैंने बताया हम लोग ट्रेवल का टाइम बचा ले रहे हैं, एवरी टाइम वी कैन सेव, बिकॉज टाइम एंड नॉलेज इज द पावर, इज द मनी इन टूडेज वर्ल्ड। ओके, तो सो मैनी, ये तो कुछ ही पॉइंट आउट है ना, आप सोचेंगे या आप पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारा मिल जाएगा कि ई लर्निंग का कितना एडवांटेज है आजकल के जमाने में। देन नेक्स्ट स्लाइड सर, ई लर्निंग प्रोसेस, जिस पर कि हमको बात करनी थी, तो उसके पहले हमको बात करनी पड़ी लर्निंग, ई लर्निंग एंड ऑल। जब भी हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या होता है, इनपुट, आउटपुट, देन प्रोसेस, यानी कि हम उसमें पहले कुछ डालेंगे, कुछ इनपुट होगा, फिर उस इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट सॉरी, फिर उसकी कुछ प्रोसेसिंग होगी और तब उसमें से आउटपुट निकल के आएगा। तो ई लर्निंग का इनपुट क्या है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डेवलपर्स, अदर स्टाफ, नॉन एकेडमिक, नॉन मतलब थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, हूसोएवर एम्प्लॉय, ये इनपुट आया। फिर हमको क्या मिली, मार्केट कंडीशन, यानी हमको ये भी तो देखना होगा ना, अगर हम कोई कोर्स बना रहे हैं तो वातावरण की, मार्केट की क्या डिमांड है, उसी हिसाब से कोर्स बनाएंगे। देन पेडागोजिकल, डाइडेक्टिकल एंड एंड्रेगोजिकल पर्सपेक्टिव्स। अब आप चूंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो आप ये पेडागोजी, एंड्रेगोजी, डाइडेक्टिकल ये नहीं जानते होंगे ज्यादा। पेडागोजी क्या है, पेडागोजी का मतलब आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, यानी कि हमको पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। पेडागोजी पे भी बात की जाए तो बहुत सारी पेडागोजी पे बात हो सकती है, लेकिन सिंपली हम ये जान लें कि हमको स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी को बनाना है। ओके, और एंड्रेगोजी, देखिए जनरली जो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो स्टूडेंट, मतलब बहुत छोटे बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, एडल्ट ही जनरली पढ़ते हैं, 18+। तो एंड्रेगोजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब, एंड्रेगोजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एडल्ट, यानी कि, और जो एडल्ट का पर्सपेक्टिव है सीखने का, वो छोटे बच्चे से भिन्न है। कैसे कैसे भिन्न है, क्यों, क्योंकि उसके लिए गोल क्लियर होता है, वो टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता है अगर उसका गोल क्लियर है तो। जबकि इस बच्चे का, जैसे बच्चे, छोटा बच्चा है, आप उसको अभी से बताएं कि तुमको ये बनना है बड़े होकर, आईएएस बनना है, उसके लिए तुम पढ़ो पढ़ो, और वो पढ़ता है थर्ड फोर्थ क्लास में, तो उसको कहाँ आईएएस बनने का गोल, इतना सुदूर डिस्टेंट गोल है उसके लिए, वो अभी से क्यों पढ़ेगा, इसीलिए नहीं मन लगता उसका पढ़ने में। उसको आप छोटे गोल के लिए कहिए कि चलो तुम्हारा एग्जाम है, उसमें भी वो आजकल के तो मतलब इन जनरल लॉस ऑफ लर्निंग मुझे लगता है कि आ गया है बच्चों में, बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं। वेल, तो एंड्रेगोजिकल पर्सपेक्टिव, पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव और डाइडेक्टिकल पर्सपेक्टिव को भी हमको ध्यान में रखना होगा कि हमको लर्नर, क्यों लर्नर सेंटर्ड है ना, तो हमको कोर्स में ये सारी चीजें ध्यान देनी होंगी। फिर मार्केट कंडीशन देखेंगे, फॉर्मल एंड ज्यूरिसडिक्शन फ्रेमवर्क देखेंगे, फिर आईसीटी का डेवलपमेंट है ना, कि हम क्या क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कितना मल्टीमीडिया डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मल्टीमीडिया इनरिच्ड होगा तो हमारा कोर्स बढ़िया बनेगा, उसमें कुछ पीछे से म्यूजिक भी आए, कुछ उसमें बढ़िया एनिमेशन हो, कुछ ग्राफिक हो, कुछ टेक्स्ट हो, कुछ वीडियो हो, कुछ उसमें बीच में सवाल जवाब हो, आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन हो, कुछ सजेस्टेड रीडिंग के लिए मैं आपको मैटर दे दूं, कुछ रेफरेंस मटेरियल दे दूं, यानी कि ये सारा कुछ इसमें आएगा। देन अ लार्जर सोशल एनवायरनमेंट, क्यों, क्योंकि स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इज ए मिनिएचर सोसाइटी होता है। ये एक एजुकेशनिस्ट का कथन है, इज अ सेइंग ऑफ डीवी, जॉन डीवी, हु हैड सेड दैट स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी। मींस कि जो स्कूल है या जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो आपकी सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है।
क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी में अगर डेमोक्रेसी है तो हमको वो हमारे इंस्टीट्यूशन में भी दिखाई देती है कि जो है वो क्या है, मतलब कि पावर को किसी एक ने होल्ड नहीं कर रखा है, बल्कि टीचर की भी रेस्पेक्ट है, प्रिंसिपल की भी है, जो डिसीजन मेकिंग में है आप उसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, ये सारी बात है ना। तो जो हमारा इंस्टीट्यूशन होता है या जो स्कूल होता है वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। ये हो गया। और निकल कर क्या आएगा प्रोसेस में, क्या था, ई लर्निंग कोर्सेज एंड स्टूडेंट, यानी कि ग्रेजुएट्स एंड ई लर्निंग कोर्सेज। आ रही है आपकी स्लाइड, बस ये। तो आउटपुट में हमको क्या मिला, ग्रेजुएट्स मिल गए या स्टडी मटेरियल हमने बना लिया ई लर्निंग कोर्सेज का। तो ये क्या है, एक ई लर्निंग का प्रोसेस है। तो ई लर्निंग चूंकि ट्रेडिशनल मोड से डिफरेंट है, इसलिए इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं जो कि ट्रेडिशनल मोड में नहीं थी। नेक्स्ट स्लाइड सर, चेंज दिस स्लाइड, ओके। देन कंटेंट डिजाइन, जब हमको ई लर्निंग का कंटेंट डिजाइन करना होता है तो बहुत सारे मॉडल्स हैं उसके लिए, लेकिन ये एडी मॉडल जो है यूएस आर्मी के लिए सबसे पहले इसको बनाया गया था। ये बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत चलता है। इसमें क्या है, ये एक्रोनिम है, आपको याद रखना है कि ए फॉर एनालाइज, डी फॉर डिजाइन, नेक्स्ट डी फॉर डेवलपमेंट, फिर इम्प्लीमेंट एंड देन इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। किसको एनालाइज करेंगे, लर्नर को एनालाइज करेंगे, किसके लिए बना रहे हैं, कंटेंट क्या होगा, कोर्स का टॉपिक क्या होगा, किसको हमको डील करना है, ये सारी बातें एनालिसिस या फाउंडेशन लेवल पे आ जाएंगी। फिर हम डिजाइन करेंगे अपना कोर्स, कि कोर्स क्या होगा, कितने हफ्ते का होगा, कितने महीने का होगा। फिर हम उसको वीकली अपलोड करेंगे, कि एक साथ सारा मटेरियल अपलोड करेंगे, इस तरीके का। फिर हम डेवलप कर लेंगे उस कोर्स को, एक उसका ब्लू फ्रेमवर्क हम बना लेंगे। देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट में क्या होता है, ट्राई आउट सेशन लेने पड़ते हैं। फर्स्ट ट्राई आउट, फिर उसमें पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम थी, अच्छा ये दिक्कत आ रही है, देन फिर हम उसको इम्प्लीमेंट मॉडिफाई करते हैं, देन सेकेंड ट्राई आउट, थर्ड ट्राई आउट, ऐसे करके कोर्स फाइनल होता है। और लास्ट में इवेल्युएशन हो जाएगा कि क्या उसमें प्लस पॉइंट्स थे और क्या माइनस पॉइंट्स थे, कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे ओवररूल कर सकते हैं। तो ये कंटेंट डिजाइन का एक बहुत पॉपुलर मॉडल है, कौन सा, एडी मॉडल, ओके। देन कंटेंट डिलीवरी, यानी कि हम सिर्फ कंटेंट डेवलप करके हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको क्या करना है, कंटेंट की डिलीवरी भी करनी है। तो ये कंटेंट डेवलपमेंट में देखिए आप फिर से ये वही चल रहा है, क्या, डिजाइन डेवलपमेंट, बस इसमें प्लानिंग आ गया है, और एनालिसिस, इवेल्युएशन, और डिलीवरी में हमको क्या करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग और मेंटेनेंस, ये तीनों चीजें हमें देखनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमको क्या मदद मिल रही है, मार्केटिंग कैसे करनी है इस कोर्स की, और कैसे मेंटेन करना है, मतलब कि अपडेट करना है, बीच बीच में अपडेट करते रहना है, व्हाटएवर एंड ऑल, ओके। तो ये हो गया आपका कंटेंट डेवलपमेंट एंड कंटेंट डिलीवरी। देन जो ई लर्निंग कोर्सेज हैं, मतलब जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनको कैसे हम आप तक पहुंचाएंगे, उसके लिए होता है LMS। आप हो सकता है इसका नाम जानते हो, या अब आप आ गए हैं इस वर्ल्ड में तो आपको गूगल क्लासरूम, मूडल, कैनवस, स्कूलॉजी, इस तरह से बहुत सारे LMS हैं जिनसे आपको उसमें इनरोल हुए होंगे, आप उसमें जुड़े होंगे, आपको उस पर मैटर प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो ये सब क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, इसका भी क्या, कि वो सिस्टम जो हमारी लर्निंग को मैनेज कर रहा है। कैसे, जितना कुछ, बल्कि उससे बेहतर भी कई मायनों में हम ऑफलाइन वर्ल्ड में कर लेते थे, वो सब कुछ हम LMS में कर सकते हैं। जैसे आपकी अटेंडेंस, आप क्या करते हैं, क्लास में घुसते हैं तो अटेंडेंस लगती है, आपकी अटेंडेंस, आपने, हम कुछ पढ़ाएंगे यानी कि कोई मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, वीडियो मिल सकता है आपको, देन आपका असेसमेंट, आपको हम कोई असाइनमेंट देंगे, आप उसको अपलोड करेंगे, वो, और उस पर हम आपको नंबर देंगे, इवेल्युएशन करेंगे, जनरली यही होता है क्लास में ना। तो ये सारा कुछ LMS में पॉसिबल है। इवन मूडल वगैरह में तो इतना फाइन उसका ट्रैकिंग है कि आई कैन जज, आई कैन वॉच, आई कैन ऑब्जर्व कि आप कब मेरे मूडल में एंटर किए, कितनी देर आप वहां रुके, कितने सेकंड रुके, कितने मिनट रुके, एक दिन में आप कितनी बार उस कोर्स पर जाते हैं, आपने कितनी फाइल्स डाउनलोड की हैं। हम लोग क्या होते हैं जनरली, क्योंकि इमीडिएट फीडबैक चाहिए ना, तो क्या करते हैं, बस कोर्स में एंटर हुए, सरसरी निगाह पे देखा, अच्छा अच्छा ये मैंने फटाफट स्किप किया, और बस कहाँ पहुंचे, जो लास्ट में जो उसका क्या था, क्वेश्चन आंसर, मतलब असेसमेंट, वहां पे हम गए और हमने एक गूगल फॉर्म था या MCQs थे और हमने सबमिट किया। तो वो कहता है हमको सर्टिफिकेट नहीं देगा, क्यों, कहेगा कि मैनी इंपॉर्टेंट पोर्शंस यू हैव लेफ्ट,
क्योंकि हमने कोई फाइल नहीं डाउनलोड की, हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने कोई वीडियो नहीं देखा, तो हमको नहीं मिलेगा। हमको पीछे जाना पड़ता है और फिर हम कुछ फाइल डाउनलोड करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, फिर जाएंगे, तो वो तब तक जो मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट उस कोर्स को पूरा करने की होगी तब तक हम नहीं पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेल ट्रैक्ड है, पूरा दिखता है, पूरा उसकी एक्सेल शीट पे पूरा उसका डेटा आ जाता है कि किस बच्चे ने कितने बजे एंटर किया, कितने बजे उसमें से निकला, कितना पढ़ा, कितना डाउनलोड किया। तो आप ये मत समझिए कि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो बच जाएंगे। ओके, तो क्या क्या कर सकते हैं आप एलएमएस में? कोर्सेज हैं, कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, ट्रैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि ऑफलाइन में भी हम उतना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, ई लर्निंग, देन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर तो है। तो गूगल क्लासरूम बहुत बहुत टिपिकल और बहुत सिंपल भी है। इवन मूडल भी सिंपल है, लेकिन कुछ छोटे क्लासेस में या जो बहुत बढ़िया रिसोर्स जो बहुत टेक से भी नहीं है वो नहीं मूडल यूज कर रहे हैं। मूडल कैनवस भी बहुत अच्छा एलएमएस है। तो ये सब एलएमएस से आप जान गए होंगे, जानते होंगे, या आपको जान जाएंगे आप जल्दी ही। तो ये सब ई लर्निंग कोर्स को कहाँ प्रेजेंट करेंगे ना, कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। तो ये वो एलएमएस जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि कोर्स प्रेजेंट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा था? ई लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं है? कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसमें सिर्फ अच्छा ही हो? ऐसी कोई चीज बहुत मुश्किल है। बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी ई लर्निंग ने हमको दी। जैसे सबसे बड़ी बात, कॉज सोशल आइसोलेशन, है ना, हम सोशली अलग हो गए एक दूसरे से। जो सोशल डायनेमिक्स होता है, जो क्लासरूम डायनेमिक्स होता है, उसको हम कितना मिस कर रहे हैं। आप अभी अपने ऑफलाइन, आई डोंट नो यू आर इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, लेकिन अभी तक तो ऑनलाइन का बहुत बढ़िया वो नहीं, ऑफलाइन नहीं चल रहा है, ऑनलाइन ही चल रहा है। तो अगर आप क्लास में होते तो जो डायनेमिक्स होती, जो दोस्त बन गए होते, जो क्लिक्स बन जाते, जो पीयर ग्रुप होता जिसके संग आप सीखते, और जितनी सारी बदमाशियां और जो शरारतें और जो कुछ भी होती हैं, वो सारा कुछ इस ई लर्निंग में मिसिंग है। हम अपने घर में ऑडियो वीडियो ऑफ किया, आई डोंट नो कि हम सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या हम ऑडियो वीडियो ऑफ होता है तो हम ये नहीं कह रहे हैं आप ऑन कर लीजिए, एक बात बता रही हूँ। तो क्या होता है, हम नहीं भी सुनते हैं, हम इधर उधर का घर का काम कर रहे हैं, बस हम लॉग इन हो गए, है ना, नहीं सुन रहे हैं, नहीं मन है, मोटिवेशन नहीं है। रिक्वायर्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए जितने भी कोर्सेज होते हैं, हम लोग भी कई कोर्सेज में इनरोल हो जाते हैं, उसके बाद उसका असाइनमेंट का आने लगता है रिमाइंडर पे रिमाइंडर कि आपका ये असाइनमेंट पेंडिंग है। थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, थोड़े दिन जूझते हैं उससे कि नहीं कर लेंगे, फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। तो इसीलिए जो ऑनलाइन कोर्सेज है उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, बहुत बच्चे इनरोल होते हैं, लेकिन कितनों ने उसको पास किया, कितने इसको पार कर गए, कितने सर्टिफाइड हुए, ये रेशियो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कोई हमको ऊपर से बोलने वाला रोज रोज नहीं है ना कि यू हैव टू ज्वाइन, यू हैव टू लॉग इन, ऐसी कोई बात हमसे नहीं हो रही है। ये इंट्रिंसिक अगर हमारे मन में है कि हमको करना है, हमको सक्सेस किसी भी कीमत पे चाहिए, हमको सक्सीड होना है, हमको टॉप करना है, तभी हम ज्वाइन होंगे, सुनेंगे, ध्यान देंगे, और नहीं तो फिर कितनों पे आप ट्रैकिंग लगाएंगे। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। देखिए कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मैं चाहे क्लासरूम में हम लोग कितना भी कहें कि आपको पूछना है तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑफ करके पूछिए, लेकिन आप 40 मिनट की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में कितने बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं? जबकि क्लासरूम में क्या होता है, हम सिर्फ आपके चेहरे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख के बता सकते हैं कि आप बोर हो रहे हैं, या आपको बहुत मजा आ रही है, या आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर तो ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। स्किल डेवलप करना कितना मुश्किल है। स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज, देखिए थियरी तो बढ़िया है, लिटरेचर आपको बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर बीच में कनेक्शन नेटवर्क पुअर है, या हम बीच में कट गए फिर जुड़ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, कट के आ रही है, तो हम पूरा उसका वो मजा जो होता है वो चला जाता है। देन असेसमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड। असेसमेंट भी कॉम्प्लिकेटेड है। पढ़ाना तो आसान है, लेकिन जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराना होता है वो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमको प्रॉक्टर्ड एग्जाम कराना पड़ता है, रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम, दूर से आपको प्रॉक्टरिंग करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आप अपना एंगल ऐसा लिखिए रखिए कि हमको आपकी कॉपी दिखे, आपका पेन दिखे, लेकिन ये कितना पॉसिबल है? आप कहेंगे कैमरा हिल गया था, आप बोलेंगे हमारा कैमरा ठीक नहीं है, कितनी देर, और हम भी पूरे टाइम स्क्रीन पे 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नजर जगड़ा के नहीं देख सकते ना। तो इट इज सो टफ असेसमेंट इन दिस ऑनलाइन वर्ल्ड। देन टेंड टू फोकस ऑन थियरी, जो कि मैंने आपसे बात की कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मुश्किल हैं, और आपका तो प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है। इतना सारा प्रैक्टिकल, जब तक हम लर्निंग बाय डूइंग, जब तक हम टच नहीं करेंगे तब तक हम कैसे सीखेंगे? दूर से देख के कोई कर रहा है उससे नहीं आता है, जब तक हम खुद नहीं करते। देन लैक्स फेस टू फेस इंटरेक्शन, है ना, जो टीचर स्टूडेंट का एक बॉन्डिंग बन जाती है क्लास में, वो नहीं बन पाती ई लर्निंग में। हमको तो सिर्फ सबके वो दिख रहे हैं ना,
जो आपकी डीपी है सो कॉल, है ना, हमको आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं, क्लास में नहीं दिखते हमको स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, अपना वीडियो ऑन नहीं करते हैं, तो हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन हम खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही को पढ़ाते हैं और निकल आते हैं. देन नॉट वर्क वेल फॉर ऑल डिसिप्लिन, है ना, सारे डिसिप्लिन के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगह काम चल जा रहा है, या हम ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि कम से कम काम चल रहा है, कम से कम हम पूरी तरह डिटैच नहीं हुए, कम से कम पूरी तरह से डेविएटेड नहीं है, कुछ काम चल जा रहा है. देन इनएक्सेसिबल फॉर कंप्यूटर इलिटरेट. अच्छा, अचानक से कोरोना आया, बता के तो आया नहीं, अचानक से हम ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गए, हम प्रोएक्टिव तो थे नहीं इसके लिए, ना हमने इसके लिए इतनी वर्कशॉप की थी, ना ट्रेनिंग की थी, ना इस तरीके की हमारी तैयारी थी. तो जब अचानक से ये वर्ल्ड ऑनलाइन हो गया तो हर कोई तो कंप्यूटर लिटरेट नहीं था, तो कंप्यूटर इलिटरेट के लिए कितना मुश्किल है कि वो लॉग इन हो, उसको अटैचमेंट करे, फाइल, ड्राइव, शेयरेबल लिंक एंड दिस एंड दैट, है ना, और डिजिटल इमाइग्रेंट्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल था. देन लैक्स इमोशनल कोशेंट. देखिए जब हम क्लासरूम में घुसते हैं तो कोई बच्चे का चेहरा ऐसे दुखी है, कोई उदास है, कोई बहुत खुश है, तो हम उससे बातचीत कर लेते हैं, उसको इम्पैथाइज कर लेते हैं उसके संग कि भाई क्या हो गया, कोई दिक्कत है, तो वो अपना, अगर उसने खोल दिया अपने दिल का हाल, उसने बता दिया अपनी बात, तो उसका मन हल्का हो जाता है ना, उसकी कैथारसिस हो जाती है. ये आप ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं कर सकते, आपको दिखेगा ही नहीं एक्सप्रेशन, समझ ही नहीं आएगा आपको, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, एक्सप्रेशन. यही सबसे ज्यादा जो डिसएडवांटेज या क्रिटिसाइज किया जाता है ई लर्निंग को, कि इमोशनल क्वेश्चन को बहुत हद तक क्या करता है, कवर नहीं कर पाता, जो कि हम ऑनलाइन, जो कि हम ऑफलाइन वर्ल्ड में कर लेते हैं, जो कि हम ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग में कर लेते हैं. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव टू कंक्लूड माई लेक्चर बाई सेइंग दैट ई लर्निंग इज द नीड ऑफ द आवर. जरूरत तो है समय की, वी कैन नॉट डिनाई इट एनी मोर. हम इसको बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते क्या कि मना कर दें कि नहीं हमको नहीं करना, हमारा काम इसके बिना चल जाएगा. क्यों? क्योंकि एजुकेशन 5.0 आ गया है, हम पीछे छूट जाएंगे, हम ग्लोबल लर्नर कैसे बनेंगे. आज के लिए आप इसलिए थोड़ी तैयार होते हैं कि हाँ हम यहीं इसी देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में नौकरी करेंगे. हम तो ग्लोबल लीडर की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल वर्कर की बात कर रहे हैं, तो हमको अप टू डेट रहना पड़ेगा, हमको बढ़िया लोगों को सुनना पड़ेगा जो एकदम बढ़िया बात कर रहे हैं, बढ़िया प्रोफेसर्स को जानना होगा, और वो हम सिर्फ अपनी जगह अपने आप को डी लिमिट करके नहीं कर सकते. इन इंडियन सर्कमस्टेंसेस ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल विल वर्क बेटर. लेकिन हमको ये तो मानना होगा कि हमारे देश में हम ये नहीं कह सकते कि हम टोटली ऑनलाइन रहेंगे हमेशा, बल्कि हम क्या करेंगे, ब्लेंडेड का क्या मतलब होता है, हम ब्लेंड कर रहे हैं. किसको ब्लेंड कर रहे हैं? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन. यानी कि हम कोई कोर्स है हम ऑनलाइन करें, लेकिन बीच बीच में आपकी कभी ऑफलाइन क्लास ले लें, कभी ऑफलाइन मिल लें, कुछ इस तरीके का कर लें, तो ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल विल वर्क बेटर इन इंडियन सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज वी आर नॉट सो रिच इन 4G 5G और एवरीबडी हैज नॉट सच बढ़िया गैजेट्स. ओके, देन our higher educational institutions must strive to upgrade themselves and all their stakeholders. हमको सबको लेकर चलना है साथ में, सभी stakeholders को, especially our youths, to become innovators rather than followers in this digital world. ताकि हम इनोवेशन कर पाएं, इनोवेटर्स बना पाएं. फॉलोअर्स की जगह बहुत अब बची नहीं है संसार में, दुनिया में. हमें इनोवेशन करेंगे, कुछ यूनिकनेस होगी हमारे में, तभी हम तभी हम सक्सेस कर पाएंगे, तभी हम कर पाएंगे. अदरवाइज इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतना कटथ्रोट कॉम्पिटिशन है, वी कैन नॉट स्टैंड इवन. ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट, आई थिंक इट इज थैंक यू स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड सर. थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, and thank you to organizers so that I have spoken here. Thank you so much, madam. You have so nicely and at such a small pace explained so many things. In fact, from history till the application, it was really